नमस्कार, मैं हूं संदीप अखिल। आप देख रहे हैं देसी टॉक। देसी टॉक में आज हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राज्यसभा सांसद सरोज पांडे जी। पांडे जी, स्वागत है आपका देसी टॉक में। धन्यवाद। बातों की शुरुआत करते हैं। आपके राजनीतिक जो यात्रा है, क्योंकि महापौर बनी, विधायक बनी, सांसद बनी और संगठन में भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर हैं, यात्रा शुरू कहाँ से हुई आपकी? ये यात्रा की शुरुआत राजनीति में अगर कहेंगे तो मैं छात्र राजनीति से मैंने शुरुआत की, और छात्र राजनीति में मैं पहले छात्र संघ अध्यक्ष रही, फिर राजनीति में आ गई और सबसे पहला चुनाव मैंने महापौर का लड़ा। महापौर से शुरुआत हुई, संगठन में भी काम करने का अवसर मिला तो संगठन में भी रही, तो धीरे धीरे महापौर युवाओं के बीच बहुत लोकप्रिय रही है। तो जब आप पहली बार महापौर बनी तो उस समय कितनी उम्र थी आपकी? 27 साल की उम्र में मैं महापौर बन गई थी जी। और फिर विधायक और उसके बाद में सांसद, तो तीनों पदों पर एक साथ रहने का भी पार्टी ने सौभाग्य दिया। जी, रिकॉर्ड में भी है, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी वो दर्ज है। पार्टी ने बहुत विश्वास व्यक्त किया और उस कारण मुझे ये अवसर मिला। एक मध्यम वर्गीय परिवार से निकलकर राष्ट्रीय क्षितिज में इस तरीके से विद्यमान होना, स्थापित होना बड़ा कठिन होता है। तो जब आप पहली बार राजनीति के लिए आपने जब सोचा तो घर वालों को क्या कहना था, क्या उनके मन में क्या चल रहा था? मुझे मेरे घर का बहुत समर्थन मिला। मुझे लगता है कि सभी बेटियों को अगर ऐसा ही समर्थन मिले तो उन्हें बहुत आगे बढ़ने में आसानी होती है। मेरे घर वालों ने बहुत विश्वास किया और मैंने कुछ करना चाहा, उस पर कभी पूछा नहीं कि क्यों करना है। मैंने अगर करना चाहा तो उसके लिए पूरी छूट दी, पूरी आज़ादी दी, पूरा विश्वास रखा, इसलिए बहुत मुझे उसका संबल मिला। कहीं कोई कठिन परिस्थितियां हों तो मुझे इस बात के लिए सोचना नहीं पड़ता था कि मुझे घर में कहना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। मुझे लगता था कि घर जाऊंगी सब ठीक हो जाएगा। तो ये एक विश्वास, मुझे लगता है कि घर का समर्थन बहुत बड़ा समर्थन होता है। पार्टी का समर्थन अगर रहे और उसके साथ अगर घर का समर्थन हो जाए तो ये दोनों समर्थन व्यक्ति को और विशेष तौर पर महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए अवसर देता है। भारतीय जनता पार्टी को ही क्यों चुना आपने? मुझे लगता था कि ये पार्टी लीग से हटकर कुछ करना चाहती है। और जब मैंने शुरुआत करी तब राजनीति में महिलाओं की स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं थी, और कांग्रेस पार्टी में जैसा मैं सुनती थी, जो घटनाक्रम सुनाई पड़ते थे कि वहाँ महिलाओं की स्थिति बहुत ख़राब है, तो मुझे ये दल ऐसा लगा कि जिस दल में सम्मान भी है, ये दल राष्ट्र के लिए कुछ करना चाहता है, इसलिए मैंने इस दल के साथ में जुड़ने का तय किया। और हमारे यहाँ पर परिवार में भी पिताजी उस दल में ही पहले से जुड़े हुए थे, तो इसलिए इसमें ही शुरुआत हुई। रोल मॉडल कौन है राजनीति में आपका, जिन्हें देखकर जो है आप राजनीति में आई हैं? मैं स्वामी विवेकानंद जी को बहुत पढ़ती हूँ और मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत कम उम्र में बहुत कुछ हासिल करने की कोशिश की, तो वो रोल मॉडल हमेशा मेरे रहे। सुषमा स्वराज जी के व्यक्तित्व से भी बड़ा प्रभावित रही हैं आप? निश्चित तौर पर एक सौम्य व्यक्तित्व है, और भारत की राजनीति में भारतीय जनमानस महिलाओं को उसी स्वरूप में स्वीकार करना चाहता है जो हमारी संस्कृति है, और हम अपनी उस संस्कृति को उसी तरह से अगर लोगों के बीच में जाएं तो ये एक स्वीकार्यता बढ़ जाती है, मैं ऐसा मानती हूँ। ज़िंदगी में कई उतार चढ़ाव आते हैं, आप अपनी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट किस समय को मानती हैं जिसने दशा और दिशा दोनों बदल दी ज़िंदगी की? ये बहुत कठिन प्रश्न है। ऐसी कोई टर्निंग पॉइंट की बात नहीं है। राजनीति में आना है ऐसा एकदम सोचकर ही नहीं आई, लेकिन आ गए और आने के बाद संघर्ष किया, संघर्ष के बाद सफलता मिली। पहली बार जब मैं महापौर का चुनाव लड़ रही थी तो मैं भी मानती थी कि ये चुनाव जीतना कठिन है और नहीं जीत पाऊंगी, लेकिन उसके बाद जब मैं वो चुनाव जीत गई तो पूरी दिशा बदल गई, मैं ऐसा मान सकती हूँ। जब कोई नेता बड़े होते हैं, उनका व्यक्तित्व तो बड़ा हो जाता है, तो उनके फॉलोअर्स हो जाते हैं, उनके समर्थक बड़े हो जाते हैं। जैसे दुर्ग की राजनीति की हम बात करें या प्रदेश की राजनीति की बात करें, तो सरोज पांडे जी के समर्थक लोग हैं, सरोज पांडे जी के लोग हैं। ऐसे शब्दों का जब प्रयोग किया जाता है तो क्या यह माना जाता है कि एक कोई नेता, राजनेता बहुत बड़े हो गए हैं? कोई मेरा समर्थक नहीं होगा, जो होगा वो पार्टी का समर्थक होगा। पार्टी से, पार्टी की रीति नीति से अगर जुड़ता है तो ही वो समर्थक होगा।
और हम बड़े हो गए हैं ऐसा सोचना मुझे लगता है अपने को भुलावे में रखना है। वो सब मेरे साथी हैं और सब मेरे साथ ही काम करते हैं। कोई मेरे लोग हैं ऐसा नहीं है, वो सब मेरे लोग हैं और जो पार्टी में काम करते हैं वो सब मेरे हैं। 2023 मतलब कुछ ही समय बचे हैं चुनाव में, भारतीय जनता पार्टी को कहाँ पाती हैं आप? अब तो भारत की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के बिना जिक्र के इतिहास लिखना संभव नहीं होगा। तो ये मुकाम हासिल करने में पार्टी ने भी बहुत संघर्ष किया और आज मेरा ख्याल है कि जो विपक्ष है वो अपने अस्तित्व को खोज रहा है। भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती से आगे बढ़ी और एक ऐसे मुकाम पर खड़ी है जहां अन्य दलों को उसे छू पाना अब संभव नहीं दिखता। आज हम विश्व के सबसे बड़े राष्ट्रीय दल के तौर पर हैं। भारत की राजनीति में सबसे ज़्यादा हमारे सदस्य संख्या है। हमारे पास ऐसे नेता हैं जो विश्व को भी एक तरह से निर्देशित करते हैं, उनको गाइड करते हैं। तो आज हम भारत बहुत मजबूत स्थिति में दिखाई देता है। ये सौभाग्य का विषय है। आप और वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का स्नेह बड़ा गजब का है। रक्षाबंधन में आप रक्षा सूत्र भेजती हैं, उनकी तरफ से भी उपहार एक बहन को जो दिया जाता है वो ज़रूर दिया जाता है, लेकिन हर बार जो है आप कुछ ऐसी बातें ज़रूर कहती हैं जो एक भाई को या सचेत करती हैं कि राजनीति करती हैं। संबंधों में राजनीति नहीं होती है और मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में मैं चाहती हूँ कि राजनीतिक कटुता नहीं होनी चाहिए। अगर आप गलतियाँ कर रहे हैं तो उस तरफ इंगित हम करते रहें और आप ठीक करते रहें। मुख्यमंत्री जी को मैं मुख्यमंत्री के नाते जो वो गलतियाँ करते हैं उनकी ओर इंगित करती हूँ। जब कर देती हूँ तो उन्हें नाराज़ हो जाते हैं, वो कुछ कह देते हैं, तो फिर कैसे बोलना है ये भी बताती हूँ। तो बहन को अपने भाई को जैसा सलाह देना चाहिए, जो कहना चाहिए वो करती हूँ। चुनाव लड़ेंगी आप? पार्टी जो कहेगी वही करूँगी। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में कैलाश विजयवर्गीय जी, नरेंद्र सिंह तोमर जी, इनको टिकट दिया गया, बड़े बड़े चेहरे उतारे जा रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की भी ऐसी रणनीति रहेगी कि भी सरोज पांडे जी को यहाँ से चुनाव लड़ाया जाए या किसी और बड़े नेता जो हैं जो केंद्र की राजनीति में हैं उन्हें जो है विधानसभा का चुनाव लड़ाया जाए? मुझे लगता है कि पहले मैंने कभी नहीं तय किया। जब मैं महापौर थी तो वैशाली नगर का निर्णय पार्टी ने किया, सांसद का चुनाव का निर्णय पार्टी ने किया। अभी भी पार्टी जो कहेगी वो करूँगी। एक समय ऐसा आया जब छत्तीसगढ़ की जनता को लगा कि आप जो है केंद्र की राजनीति करेंगी, लेकिन यहाँ के लोगों ने बड़ा स्नेह आपको दिया, चाहे वैशाली नगर का चुनाव हो, चाहे महापौर का वो 2 टर्म हो। तो राज्य के प्रति जो आपकी जिम्मेदारी है, तो क्या विधानसभा चुनाव के माध्यम से आप उसे पूरा करना चाहेंगे जितना स्नेह यहाँ की जनता ने आपको दिया है? भूमिका हम तय नहीं करते, भूमिका पार्टी तय करती है। जनता का स्नेह है और इसके लिए हम सौभाग्यशाली हैं। मैं चाहे वहाँ रहूँ चाहे यहाँ रहूँ, दोनों ही जगहों पे रह के मैं सेवा करती ही रहूँगी। और बाकी भूमिका तो तय करने का काम पार्टी का है, मेरा नहीं है। कांग्रेस पार्टी बार बार ये आरोप लगाती है भारतीय जनता पार्टी पर कि भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ की जो शांति है, शांति का जिसे टापू कहा जाता है, जो समरसता है, जो सद्भाव है यहाँ पर, उससे बिगाड़ने का काम जो है आपकी पार्टी करती है। ऐसा आरोप कांग्रेस पार्टी क्यों लगाती है? कांग्रेस पार्टी को पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। अंबिकापुर में पहाड़ी पर बाहर से रोहिंग्याओं को लाकर बसाने का काम किसने किया? वो शांति का टापू बनाने का क्या उदाहरण है? कवर्धा में जो घटनाक्रम घटित हुआ वो कांग्रेस पार्टी के कौन से घटनाक्रम, कौन से चीज़ को दर्शाता है? तो हम पर आरोप लगाने के पहले कांग्रेस पार्टी अपने गिरेबान में झांक के देखे। कांग्रेस ये भी कहती कि चर्च जो है 15 साल जो आपके कार्यकाल रहे भारतीय जनता पार्टी ने जो शासन किया उसमें अधिक चर्च बने हैं और आप आरोप हम पे लगा रहे हैं। पहले क्या हुआ, क्यों हुआ, उसकी बजाय हम अभी जहाँ पर बैठे हैं उस पर बात करनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी अभी यहाँ पे सत्ता में है, ये उनका काम है कि उन्हें यहाँ पर किस प्रकार के घटनाक्रम हो रहे हैं तो उन्हें रोकना चाहिए। पहले बन गए थे इसलिए हमारे यहाँ पर ज़्यादा बनेंगे, ये कौन सी बात होती है? ये तो अक्षमता का प्रतीक है। भारतीय जनता पार्टी ने अगर आपके ऊपर आरोप लगाया है तो आप उसका जवाब दीजिए, आंकड़े मत दीजिए कि आपने पहले क्या हुआ और अभी क्या हो रहा है। मुझे लगता है ये स्थितियाँ बहुत ख़राब हैं। यहाँ पर जिस प्रकार से
छत्तीसगढ़ की संस्कृति पर आघात हो रहा है। मैं ऐसा मानती हूँ ये आघात बेहद खतरनाक है। यहाँ की संस्कृति अगर समाप्त हो जाएगी तो हमारे प्रदेश की पहचान खत्म हो जाएगी। धर्मांतरण क्यों हो रहे हैं, किस कारणों से हो रहे हैं, और अगर इतनी बड़ी संख्या में हो रहे हैं। पहले लोग कहते थे कि केवल एक वर्ग विशेष के लोगों को किया जा रहा है, लेकिन अब तो हर लोग कर रहे हैं। ऐसा कारण दिखाई नहीं देता। वो समाज जो सक्षम है, मजबूत है, जिसकी सांगठनिक क्षमता है, उस समाज के लोग भी वहाँ पर अगर धर्मांतरण कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है और इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, ना कि आरोप प्रत्यारोप लगाने की। और जो प्रशासन में है, प्रशासन में रहने वाले व्यक्ति को ही ये ज़रूरत है कि वो व्यवस्थाओं को कायम करे। ये कानून व्यवस्था को कायम नहीं करते हैं। वर्तमान सरकार कहती है कि छत्तीसगढ़ियों की सरकार यहाँ पर अभी है और छत्तीसगढ़ की संस्कृति के लिए, छत्तीसगढ़ की यहाँ की परंपरा, लोक त्यौहार जो हैं उससे अब पहचान मिली है और उनके द्वारा जो मेहनत किया गया यहाँ के मतलब दूरस्थ अंचलों में भी, या चाहे छत्तीसगढ़ ओलंपिक की बात करें, चाहे तीजा-पोरा त्यौहार के बारे में बात करें, कि अब जो है सही समय आया है छत्तीसगढ़ियों का। तो इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी कैसे देगी? भारतीय जनता पार्टी के पास क्या है, या कहें 15 साल में आप लोगों ने क्या किया? हमें इसे जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये सरकार अभी इन 5 सालों में ये पहचान छत्तीसगढ़ी को मिली है, ऐसा नहीं है। सरकार, छत्तीसगढ़ की सरकार छत्तीसगढ़ियों की ही सरकार है। इसके पहले भी यहाँ पे बहुत से कार्यक्रम हुए और बहुत से कार्यक्रमों को विश्व स्तर पर पहचान मिली है, राष्ट्रीय स्तर पर नहीं। यहाँ पर सुआ नृत्य का कार्यक्रम किया। वो सुआ नृत्य जो विलुप्त हो रहा था, लोगों को दिखाई नहीं दे रहा था, इतनी बड़ी संख्या में उसे एक साथ छत्तीसगढ़ की हर बहन ने करने का प्रयास किया और 12,000 से ज़्यादा बहनों ने एक साथ एक जगह पर किया। राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, उसे विश्व स्तर पर पहचान मिली। तो मैं मानती हूँ कि छत्तीसगढ़ में जो भी हमारी संस्कृति है, उस संस्कृति को खूबसूरती के साथ लोगों तक पहुँचाने की ज़रूरत है, ना कि इस पर राजनीति करने की ज़रूरत है। यहाँ पर जो ज़रूरत है सरकार को, जो करना चाहिए, सरकार वो करती नहीं है। यहाँ पर सरकार ने जिन चीज़ों को किया है, मैं उस बातों को अगर कहूँगी तो उस पर राजनीति हो जाएगी। गोबर बेचने का बात अगर है तो वो छत्तीसगढ़ के केवल युवा बेचेंगे और जो कुछ गिने चुने परिवार के बड़े लोग हैं वो सब नौकरी में आ जाएंगे। तो बहुत सारी बातें हैं जिस पर छत्तीसगढ़ की सरकार घिरती है। छत्तीसगढ़ की सरकार को इन विषयों पर जवाब देने की ज़रूरत है। 75+ का नारा कांग्रेस ने दिया है, आप लोग कितने प्लस में रहेंगी और क्या रहेगा, क्या लगता है आपको, किस तरीके से वातावरण है भारतीय जनता पार्टी को लेकर अभी वर्तमान में? बहुत पक्ष का वातावरण है, बहुत अच्छा है। हम सरकार बनाएंगे और कितने प्लस पे रहेंगे हम संख्या नहीं कहते हैं, लेकिन हम ये बात मानते हैं कि सरकार हमारी बनेगी, हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे और छत्तीसगढ़ में जो विसंगतियां हैं हम उन विसंगतियों को दूर करेंगे। यदि आपकी सरकार बनती है तो क्या महिला मुख्यमंत्री की भी डिमांड आने वाले समय में होगी कुछ राज्यों में? क्योंकि महिला आरक्षण बिल का जो प्रभाव दिख रहा है, जो महिला नेत्री जो सामने आ रही हैं, तो क्या आने वाले वक्त में भी ऐसा वक्त आएगा कि महिला मुख्यमंत्री को लेकर भी चर्चा होगी? जब चुनाव जीत जाए उसके बाद की बात है यह। पहले से सपने देखना उचित नहीं होता है। बहुतायत बहनों को अवसर मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी ने तो महिलाओं को बहुत अवसर दिया है और भारत की राजनीति में ये पहली बार हुआ कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगहों पर बिल पारित हुए। और वो देश के प्रधानमंत्री जी ने जिस जज्बे के साथ बिल को लाया, जिस जज्बे के साथ विशेष सत्र में उसे पास कराया, और आने वाले 2029 में महिलाओं को लोकसभा में और विधानसभाओं में अवसर मिलेगा, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में देश के प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं के लिए बहुत ऊंची उड़ान के लिए एक खुला आसमान उन्हें दिया है। इसका कितना प्रभाव पड़ेगा चुनाव में? बहुत बहुत प्रभाव पड़ेगा। बहनों के मन में एक आत्मविश्वास विकसित हुआ है, उन्हें लगता है कि हमें अवसर मिलेगा, और जब अवसर मिलेगा तो अपनी प्रतिभाओं को वो हमेशा निश्चित तौर पर प्रमाणित करेंगे। जो गठबंधन तैयार हुआ है इंडिया, और इंडिया को लेकर अब राजनीति हो रही है, कितना असर जो है, या मोदी जी का प्रभाव कितना असर दिखाएगा? और इंडिया इस तरफ है, तो दोनों के बीच में जब मुकाबला होगा तो उसे कहाँ पाएंगे आप, अपनी पार्टी को और इंडिया इस तरफ? इंडिया कहीं नहीं है, इनकी विचारधाराएं कहीं नहीं मिलती हैं। एक दल का प्रभाव किसी दूसरे राज्य में नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं पर ये है ही नहीं।
और जब विचारधारा नहीं मिलती है, इनकी कोई योजनाएं नहीं हैं, तो ये आखिर में इकट्ठा होके जाएंगे कहाँ। इसलिए मुझे लगता है कि जो इन्होंने गठबंधन किया है वो गठबंधन सफल नहीं होगा। इनके पास कोई सोच, कोई विचार, आगामी कोई योजना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे है और आज हमारे नेता के नेतृत्व के आगे, देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के आगे हर नेतृत्व बौना है, कोई खड़ा ही नहीं हो पाता है। उनके विपक्ष के जो नेता हैं उन्हें ये समझ में नहीं आता है कि हम किस भूमिका में रहें। कभी वो कुली बन जाते हैं, कभी मैकेनिक बन जाते हैं, कभी नेता बन जाते हैं, कभी आरोप लगाते हैं। तो राजनीति में परिपक्वता होनी बहुत ज़रूरी है और आप अगर परिपक्व होंगे तो ही योजनाएं बना पाएंगे। करना क्या है, जब अपने बारे में निश्चय नहीं है तो फिर बाकी के लिए क्या कह सकते हैं। वो तो मोहब्बत की दुकान लगा रहे हैं, नफ़रत का सामान बेच रहे हैं। अच्छा, किस तरीके से आप कह सकती हैं कि वो नफरत का सामान बेच रहे हैं? वो जिस तो आप प्रकार पे से आरोप लगाते हैं कि जिस वो आप प्रकार से नफरत का सामान सदन बेच के रहे हैं। अंदर में उन्होंने बार बार घटनाओं को उठाने की शुरुआत करी। जी, जहाँ पर घटनाक्रम घटित होता है, अगर किसी महिला के साथ घटनाक्रम घटित होता है तो ये और इनकी बहन उत्तर प्रदेश में जाते हैं, उत्तर प्रदेश में जाके सड़क पर बैठते हैं। छत्तीसगढ़ में घटना होती है, कभी क्यों नहीं आते हैं? वहाँ पर क्यों नहीं उन विषयों पर संज्ञान लेते हैं? केवल घटनाक्रम क्या भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के लिए है? तो मैं इस बात को कहती हूँ कि आपके यहाँ पर आप मोहब्बत की दुकान कहाँ खोलते हैं? केवल गले मिल जाने से ही थोड़ी मोहब्बत की दुकान में सामान क्या बेच रहे हैं वो भी तो होती है। दुकान खोलना और दुकान में सामान किस क्वालिटी का है उस पर भी बात देखनी पड़ती है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। लेकिन राजनीति बड़ी होती है राम जी पर। कांग्रेस या अन्य दल कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी श्री राम पर राजनीति करती है। आप लोग कहते हैं कि हमारे लिए, हमने कभी श्री राम पर राजनीति नहीं की है। लेकिन देखा जाता है, जो युवाओं में चर्चा होती है, ये कहा जाता है कि श्री राम पर ही ज़्यादातर राजनीतिक दल चर्चा करते हैं। हमने राम पे राजनीति नहीं करी। मैं फिर कहती हूँ, हमारी आस्था का प्रश्न था, भारत की संस्कृति का प्रश्न था और हम कहते थे कि जहाँ पर भगवान राम पैदा हुए हैं वहाँ पे मंदिर बनना चाहिए। जब हमारी सरकार आई तो वो मंदिर बन रहा है, लोकार्पित होने जा रहा है। लेकिन भगवान राम के अस्तित्व पे जिन्होंने प्रश्न खड़ा किया, आज वो राम वन गमन पथ बनाते हैं। क्यों? इतनी देरी से क्यों ख्याल आया? आज अगर वोट की राजनीति है तो भगवान राम के शरण में तो हर कोई जाता है, लेकिन उन्होंने भगवान राम पर राजनीति करी। कांग्रेस पार्टी ने राजनीति करी, सनातन धर्म पर राजनीति करी। और सनातन धर्म पर जब वो राजनीति करते हैं तो राजनीति के लिए बहुत बड़ा मैदान है। भगवान राम पर राजनीति जो करेगा तो उसे तो फिर ईश्वर भी माफ़ नहीं करेगा। सनातन धर्म को लेकर भी देश में लगातार चर्चा हो रही है, बहुत सारी बातें आती हैं सनातन धर्म को लेकर। आपका क्या मानना है? हम मानते हैं कि हमने वोट की राजनीति नहीं करी, हमने तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करी। लेकिन इन्होंने वोट और तुष्टीकरण की राजनीति करी और इन्हें लगने लगा कि सनातन धर्म का जो विषय है और वोट इकट्ठा करने के लिए किसी एक धर्म विशेष को, एक वर्ग विशेष को इन्होंने अपने साथ करने की कोशिश करी। ये शुरुआत वहाँ से हुई, विवाद की शुरुआत वहाँ से है। और फिर सनातन धर्म को लोगों ने गालियाँ दी, सनातन धर्म पर आक्षेप किए, आरोप लगाए। लेकिन उन विषयों पर कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के पूरे नेता चुप रहते हैं, कोई एक शब्द नहीं कहता, ना उसका विरोध करता है, ना उस पर टिप्पणी देता है। आखिर ये दोहरा चरित्र क्यों? ये दोहरा चरित्र अगर है तो ये बेहद दुखद है। मोदी जी के जो 9 साल हैं उसको लेकर जो है विभिन्न कार्यक्रम आप लोगों ने आयोजित किए और ये कहा जाता है कि 9 सालों में आम आदमी को क्या मिला है। आम आदमी महंगाई से त्रस्त है, युवा जो है वो उससे रोज़गार नहीं मिल रहा है और जो उद्योगपति हैं, जो धनवान लोग हैं, उन्हीं को लाभ मिल रहा है, आम आदमी को यह लाभ नहीं मिल रहा है। यह विपक्ष लगातार आरोप आपकी पार्टी पर लगाती है। विपक्ष को आरोप लगाने का नैतिक अधिकार नहीं है, ऐसा मैं मानती हूँ संदीप जी, क्योंकि कोई जो भी बातें आपने बताई हैं वो कोई भी जनता के बीच में मुझे सुनाई नहीं पड़ती। देश के प्रधानमंत्री जी को जिस प्रकार से लोग सम्मान देते हैं, देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को जिस प्रकार से सराहते हैं, शायद भारत की राजनीति में इसके पहले मैंने कभी किसी नेतृत्वकर्ता को इस प्रकार से नहीं देखा है। और इतने लंबे समय तक देश के प्रधानमंत्री जी लगातार, अगर
देश में विभिन्न कार्यक्रमों को अगर एक आह्वान भी करते हैं तो जनता टूट पड़ती है, जनता का समर्थन मिलता है। तो विपक्ष कोई भी आरोप लगाए, कोई भी बात कहे, और हम तो अभी फिर से चुनाव के मैदान में आ ही रहे हैं। चुनाव के मैदान में हम निर्णय करेंगे। चेहरा कौन होगा छत्तीसगढ़ से आपकी तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? चेहरा किसके चेहरे पर लड़ेंगी या फिर संयुक्त रूप से चुनाव? देश के प्रधानमंत्री जी से बड़ा हमारे पास कोई चेहरा नहीं है। देश के प्रधानमंत्री जी का चेहरा है, कमल फूल है। हम उसी के साथ मैदान जाएंगे। चाहते हैं आप लोग? निश्चित तौर पर। इंजन में चेहरा नहीं रहेगा जैसे बाकी जगह जो है आप लोग कहीं ना कहीं चेहरा जो है? इंजन तो एक ही रहेगा। इंजन तो एक ही रहेगा। इंजन एक ही रहेगा, लेकिन वो इंजन जो है मोदी जी का चेहरा रहेगा। मोदी जी के चेहरे के आगे कोई और दूसरे चेहरे की ज़रूरत नहीं है। राज्य में भी वही स्थिति रहेगी कमोबेश? देखिए, हम तो अभी शुरुआती दौर पर हैं जी। अभी बहुत सारी चुनाव की प्रक्रिया बाकी है, लेकिन नेतृत्वकर्ता के ही नेतृत्व में हम जाएंगे और कमल फूल ही हमारी पहचान होगा। कमल फूल ही हमारी पहचान होगी। पारिवारिक थोड़ी चर्चा मैं आपसे करना चाहता हूँ। किनके गाने आपको पसंद हैं? पुराने गाने जो अच्छे लगे। किशोर के, मुकेश के, मोहम्मद रफ़ी के, हेमंत कुमार के? नहीं, पुराने गाने जो खुशी के हो। मैं दुख के गाने नहीं सुनते। अच्छा, जो डिप्रेशन अवसाद वाले गाने आप पसंद नहीं करते? हाथी मेरे साथी पिक्चर से बड़ा आपका लगाव रहा है? हाँ, क्योंकि वो मेरे पिताजी के साथ देखा था मैंने, और वो तब मैं 7 साल की थी जब वो पिक्चर आई थी। तो अभी भी उसके गाने भी सुनती हूँ, वो भी बहुत पसंद है। पिताजी ने हमेशा क्या समझाया एक बेटी के रूप में? क्योंकि एक बेटी को आगे बढ़ाना या राजनीति में उसे आगे बढ़ाना, या उसके लिए पिता एक सपने देखता है अपनी बेटी के लिए, कोई भी पिता हो, तो उन सपनों में कहाँ तक अपने आप को पाई पिता के सपनों में? मेरे पिताजी ने हमेशा इस बात को समझाया कि जो घट गया उसको हमेशा लेकर ना बैठें, अवसाद में ना आए। जो हो गया वो ठीक है। और कभी उस बात को लेकर किसी के साथ में हम मैं बहुत लंबे समय तक बातों को याद रखती थी कि किसी के साथ अगर कोई बातचीत हो जाए तो उन्होंने कहा कि जैसे ही बात ख़त्म हो तो दिमाग से भी चली जाए, उसे हम जितना याद रखेंगे, बिसार दे वाली, जितनी हम याद रखेंगे उतना कटुता बढ़ेगी, इसलिए भूल जाना चाहिए। मैं कोशिश करती हूँ, और मुझे मेरे पिताजी की वो बात से बहुत लगता है कि जीवन में ये सच्चाई है कि अगर हम कुछ चीज़ों को समय के साथ छोड़ दें। माँ से जुड़ी कोई स्मृतियों को आप साझा करें, क्योंकि माँ जीवन में अमूल्य है। बहुत कुछ हम माँ से सीखते हैं। माँ हमारी पहली गुरु होती हैं। और जब भी आपसे मेरी चर्चा हुई तो आपने बताया कि बहुत सारी चीज़ें जो है माँ देखा करती थीं जब आप बाहर राजनीति कर रही हैं या अपने काम में व्यस्त हैं। उनसे जुड़ी कोई बात हमसे साझा करें आप। मैं अपनी माताजी के साथ एक बार बैंक में गई थी जी। एक बहुत बड़े नेता की फ़ोटो लगी थी, तो मैंने कहा कि ये उनकी फ़ोटो लगी है, तो उन्होंने कहा कि तुम भी कुछ अच्छा करो, तुम्हारी भी फ़ोटो लग जाएगी। वो बात मुझे हमेशा बहुत प्रेरणा देती है। खाने में आप क्या पसंद करती हैं? खाना बनाती भी बहुत अच्छा है, तो पहले तो ये है कि खाने में आप क्या पसंद करती हैं और बनाती सबसे अच्छा क्या है? बनाने के लिए तो ऐसा है कि बहुत सारी चीज़ें, अब वो अच्छा बनता है या नहीं बनता है वो खाने वाला ही बताएगा। बनाती तो मुझे बहुत कुछ ज़्यादा नहीं आता है, लेकिन मुझे शौक़ बहुत है। मैं बिचौरी बहुत अच्छा बनाती हूँ। अच्छा, चलिए उसका भी स्वाद लेंगे। और लोगों को ऐसा लगता है कि मैं नहीं बनाती हूँ, लेकिन मैं बनाती हूँ। मुझे खाना बनाने का सच में बहुत शौक़ है। परिधान में पहनने में क्या पसंद करती हैं आप? मैं हमेशा साड़ी ही पसंद है मुझे। कोई शिक्षक जिन्होंने आपके जीवन को प्रभावित किया हो? हमारे साथ में संध्या मदन मोहन कॉलेज में थी जी। उन्होंने पहला मुझे छात्र संघ चुनाव लड़ाया जी, और वो अभी तक हमारे साथ में जुड़ी हुई है भी हैं। सोशल मीडिया का बड़ा प्रभाव है। आप वैसे देखा जाए तो टेक्नो फ्रेंडली रही हैं, नई नई चीज़ों को आपने हमेशा बहुत अच्छे से आपने स्वीकार किया है। तो सोशल मीडिया हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, ये तमाम जो चीज़ें हैं, इसके उपयोग को लेकर आप बताएं कितना ज़रूरी है और युवा पीढ़ी को कि अधिक उपयोग भी कर रही है इसका? देखिए, ये बहुत ज़रूरी है। जब आपको समय के साथ चलना है तो आपको ये बहुत ज़रूरी है। और सब चीज़ें पहले तो ऐसा था कि एक दिन के बाद 24 घंटे के अंतराल में पता चलती थी, आपको ये अभी तुरंत पता चलता है। कोई घटनाक्रम अगर हो रहा है तो हम उसे तुरंत लाइव भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे, मुझे लगता है कि ये बेहद ज़रूरी है। और हमारे प्रधानमंत्री जी हम सबको बहुत प्रमोट करते हैं कि हम सब चीज़ों को सीखें। हम सब सांसद उस विषयों को सीखते भी हैं। नई अगर कोई चीज़ आई है तो उस नए फीचर को भी वो सीखने के लिए प्रमोट करते हैं।
और स्वयं भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होते हैं। तो मुझे लगता है कि हम लोग कोशिश ज़रूर करते हैं, बेहद सफल हैं ऐसा नहीं मानती, लेकिन हम करते हैं। जी, छत्तीसगढ़ की जनता को क्या संदेश आप देना चाहेंगी न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के माध्यम से? आने वाला समय इस पूरे प्रदेश को एक नई दिशा देगा, तो एक ऐसी मजबूत सरकार चुनें जिससे इस प्रदेश को हम फिर से खुशहाली की ओर ले चलें, एक नई पहचान के साथ ले चलें। इस बार युवा भी मतदान करना है, बहुत सारे नए मतदाता जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी हम चाहते हैं कि आप न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के माध्यम से कि वो अपना मत का प्रयोग जरूर करें। एक अपील आपकी तरफ से। सभी को अपने मत का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए, और जब हम अपने मत का प्रयोग करते हैं तो हम एक अच्छी और मजबूत सरकार चुनने की दिशा में अपना योगदान देते हैं। अगर हम अपने योगदान देने में सक्षम हैं तो हम ज़रूर उपयोग करें, क्योंकि आपका विवेक इस प्रदेश को एक नई दिशा देगा। सभी युवा, सभी महिलाओं से मैं इस बात की अपील करती हूँ कि आने वाले चुनाव में अपने मतदान का उपयोग जरूर करें। सरोज पांडे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपने बहुमूल्य समय देने के लिए। धन्यवाद।